हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, तो 11th क्लास एनसीईआरटी में आपको रिलेशन पढ़ना है चैप्टर सेट्स के बाद। तो जो पहला चैप्टर है रिलेशन में वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। तो बिल्कुल 1 by 1 सब चीज़ों को सीखना है, बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको सेट आसान लगा वैसे ये सब चीज़ें भी आसान है, बट इसका यूज बहुत ज़्यादा है। आगे आपको इसके ऊपर बड़ी बड़ी मैथ्स की बिल्डिंग्स खड़ी है, कह सकते हो। ठीक है, मैथ का पूरा सोसाइटी जो है वो इस पे खड़ा है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है मगर बहुत ही आसान, बिल्कुल लॉलीपॉप है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, और इसका क्या संबंध है रिलेशन से। ठीक है, तो देखो हम लोग सेट पढ़ चुके हैं, तो मैं 2 सेट की बात करता हूं। ठीक है, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन कैसे होगा? डेफिनेशन। ठीक है, मान लो मेरे पास में 2 सेट है। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास में 2 नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी, मतलब दोनों खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब जो 2 सेट है ए और बी, इन दोनों के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इससे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, और कैसे डिफाइन करेंगे? एंड इज डिफाइन बाई, और डिफाइन करेंगे एंड इज डिफाइन बाई कैसे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, एकदम अच्छे समझना है भाई। अभी आपका देखो ये लिखा हुआ है थ्योरी में, आपको क्लास 10 तक जो है पढ़ने की आदत है, वनली मैथ को मतलब कि कैलकुलेशन किया जाए। ठीक है, बट ये देखो बहुत ही सिंपल सा थ्योरी लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन है। क्या है कि 2 सेट जो है आपका, मान लो आपने ए लिया और बी लिया, दोनों आपको नॉन एम्प्टी लेना है। ठीक है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा, और इसको लिखा कैसे जाएगा? तो इसको डिफाइन किया गया है कि ए क्रॉस बी में कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे इस तरह के। ठीक है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जिसमें जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो ए से होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं कि आपको लिखना कैसे है, फिर बात करेंगे कि ऑर्डर पेयर ये क्या चीज है, जिसको आप पहले से जानते हो, बस आज इसको थोड़ा सा अलग से समझना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में ए के पास में एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, ये ए के पास में एलिमेंट है, और मेरे पास में बी के पास में एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 2 सेट है, ए के पास में ये एलिमेंट है, बी के पास में ये एलिमेंट है। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? तो एकदम मोहब्बत से आपको लिखना है, ऑर्डर पेयर में लिखना है, ध्यान दीजिएगा ना। तो ऑर्डर पेयर आपको लेना है कैसे? तो याद रखिएगा, जो पहला एलिमेंट है वो हम ए से लेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हम बी से लेंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट देखो, जैसे यहाँ ए से स्टार्ट करो। हाँ, मैंने ए से लिया ए, तो फिर लेंगे बी से 1, तो ए कॉमा 1। ठीक है, फिर ए को लो, ए कॉमा 2, फिर ए को लो और ए कॉमा 3। मतलब ए से मैंने स्टार्ट किया, ए से मैंने 1 को लिया, ठीक है, ए से मैंने 2 को लिया और ए से मैंने 3 को लिया। तो इस तरीके से ए का काम खत्म हो गया। ठीक है, ए का हम तीनों के साथ में ऑर्डर पेयर बना लिए, 1 2 3 के साथ। ठीक है, जैसे ए के साथ बनाए हैं बी के साथ भी बनाइए। तो बी का बनेगा 1 के साथ, बी का बनेगा 2 के साथ, बी का बनेगा 3 के साथ। ठीक है, बी का भी पूरा हो गया। अब सी का बनाइए, तो सी का बनेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, सी का 1 के साथ,
सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। ठीक है, तो ये सारा ऑर्डर पेयर बन गया और आपका सेट पूरा हो गया। तो याद रखिएगा ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी एक सेट है। ठीक है, सेट है। क्यों सेट है? इसलिए कि देखो इसमें कलेक्शन है ना, मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, और वो ऑर्डर पेयर कहाँ से बने हैं? तो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है इससे लिया गया है ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल क्विकली लिख पाएंगे। मैं एक आपको और एग्जांपल बताता हूं बिल्कुल फास्ट। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, मान लो मेरे पास में ए है। कैसा ए है मान लेते हैं मेरे पास में। ठीक है, 1 2, और मेरे पास में बी है LM। ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या होगा? तो LM, या आप 3 एलिमेंट भी ले सकते हो, LM N 3 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में जरूरी नहीं है कि बराबर एलिमेंट हो, दोनों में कम बेसी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी? तो पहले ए का एलिमेंट लो, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 का रिश्ता L के साथ, फिर 1 का रिश्ता M के साथ, 1 का रिश्ता N के साथ। ठीक है जी, हो गया। फिर 2 का रिश्ता L के साथ, 2 का रिश्ता M के साथ, 2 का रिश्ता N के साथ। ठीक है, तो पहले 1 का सबके साथ बन गया, फिर 2 का। तो बस ध्यान आपको ये देना है कि आपको लिखना है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, ऑर्डर पेयर मतलब आपको ब्रैकेट में लिखना है इस तरीके से A, B, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। मैं भी समझा रहा हूं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर भी समझेंगे और सेट भी समझेंगे। तो बहुत ही आसान है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना। कुछ आपको नहीं करना है, आपको बस पहला एलिमेंट ए का लेना है और उसका रिश्ता सबके साथ बनाना है। एल के साथ बनाएंगे, एम के साथ बनाएंगे, एन के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 3 मिल जाएगा, 1 के साथ बन गया। ठीक है, फिर आप 2 को उठाना और 2 का ऑर्डर पेयर बारी बारी से एल एम एन से बना लेंगे। तो इस तरह से हमको, चूंकि 2 ही एलिमेंट है ए के पास में, तो आपका दोनों का बन गया सबसे। तो यहाँ पे हमारा टोटल कलेक्शन आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। क्या है? कैसा सेट? तो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि यहाँ पे मैं रिमार्क दे देता हूं। रिमार्क, क्या रिमार्क आएगा? एक रिमार्क आ जाएगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है? ये आपका है इज सेट बोलो या कलेक्शन बोलो। ठीक है, इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। ठीक है जी, अब हर जगह देखो ये ऑर्डर पेयर का नाम आ रहा है ना, तो ये ऑर्डर पेयर क्या होता है थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया, अभी मैंने आपको बोला कि पहले 1 आप लेना। ठीक है, 1 का रिश्ता बनाना एल के साथ, 1 का रिश्ता एम के साथ, 1 का रिश्ता एन के साथ। ठीक है, फिर 2 का रिश्ता बनाना, जैसे हम लोग ने बनाया, 1 का रिश्ता बनाया एल के साथ, फिर 1 का रिश्ता बनाया एम के साथ, फिर 1 का रिश्ता एन के साथ। ठीक है, तीनों का बन गया। फिर आप 2 का शुरू किए, तो 2 का बनाए एल के साथ, 2 का बनाए एम के साथ और 2 का बनाए एन के साथ। ठीक है, तो ये तो आपको जो टोटल जो रिश्ता बन सकता है ए और बी में, वो आपको बनाना है। ठीक है जी, ए का एलिमेंट से शुरू करना है और बी के साथ बनाना है। तो अब जैसे मैं रिश्ता बोल रहा हूं, तो रिश्ता क्या? रिश्ता मतलब रिलेशन। ठीक है, तो यानी 2 सेट के बीच का जो रिलेशन होगा ना, वो इसी में से आएगा, इसी ऑर्डर में से। मतलब आपको यहाँ पे रिलेशन समझ में आ रहा है, जिसको मैं अभी अलग से डिफिनेशन लिख करके बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर पेयर का, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जानते हैं ऑर्डर पेयर के बारे में। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ठीक है, देखो ऑर्डर पेयर लिखा जाता है ऐसे, A, B ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ध्यान आपको ये देना है कि ऑर्डर पेयर जैसा लिखा हुआ है ना, मतलब इसमें क्या है, जोड़ा एलिमेंट लिया जाता है, पेयर लिया जाता है ना, जोड़ा। ठीक है, तो हम जोड़ा लिए हैं। ओके, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसको एक ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब क्या? मतलब ए बी एक अलग चीज है। ठीक है, और बी ए अगर मैं लिख दूं, मतलब मैं बी को पहले ले लूं, तो ये अब एक अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पे फर्क पड़ता है, किसको आप पहले ले रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, कि आपको ऑर्डर पे ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। मतलब ए बी एक अलग चीज है और बी ए एक अलग चीज है, दोनों एक अलग अलग ऑर्डर पेयर है। ठीक है, दोनों क्या है? बोथ आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, बोथ आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, दोनों एक अलग अलग चीज है। ठीक है, अब आप समझिए ये होता कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया जाता है,
ठीक है जी। और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिया जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ऑर्डर पेयर बनता है वो पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते थे जैसे कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप देखिए, ठीक है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ऐसे आपने पढ़ा है। इधर -x होता है, इधर -y होता है, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के पॉइंट होते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इधर आपका माइनस में होता है, -1 -2, नीचे भी माइनस में होता है। ये सब आपने पहले क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर प्लस में होता है 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 2 3 कौन सा होगा, तो आप जानते हो बहुत ही मोहब्बत से कि पहले हम एक्स एक्सिस में देखेंगे और फिर वाई एक्सिस में चढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 2 3, ठीक है, 2 3। और आप इसको लिखते कैसे थे, लिखते थे आप इसको ऐसे 2, 3, याद आ रहा है ना, क्लास 10th, ठीक है। तो ये 2 3 हो गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप 3 2 लिखो, तो आप क्या करोगे, आप पहले x पे 3 में देखोगे, ठीक है, और फिर y में 2 पे देखोगे, और फिर देखोगे कि इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आता है आपका ये, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं 3 2। तो आप ध्यान दीजिए, एक्स वाई प्लेन में ये जो 2 3 और 3 2 है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, और ये एक्चुअली ऑर्डर पेयर ही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो कोई भी कार्टेशियन प्लेन में, 2D प्लेन में, 3D प्लेन में जो लिखा जाता है ना, वो क्या होता है, वो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर पेयर होता है। क्या होता है वो आपका ऑर्डर पेयर होता है। तो जैसे ऑर्डर पेयर आपका वहां पे होता था एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और हर जगह चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हर जगह इसी तरीके का होगा। तो यही ऑर्डर पेयर यहाँ पे भी आया है, ठीक है, जिसमें पहला वाला एलिमेंट आप पहला ए से ले रहे हैं और दूसरा वाला एलिमेंट आप बी से ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे हम पहला वाला एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, और दूसरा वाला एलिमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, वाई एक्सिस से ले रहे हैं। तो मेरा ऑर्डर पेयर ये बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑर्डर पेयर 2 3 और 3 2 दोनों अलग अलग बिंदु है, तो यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ए बी और बी ए कभी भी एक जैसा नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन भी दूर कीजिए, ठीक है। क्या, एक मैं आपको रिमार्क दे रहा हूं, क्या रिमार्क्स, एक बात याद रखिएगा, क्या जो सेट होता है, सेट्स, जैसे सेट्स मान लिया मैंने लिख दिया, मैंने लिखा 1 2, ठीक है। तो 1 2 अगर मैंने लिखा, ठीक है, और किसी ने लिख दिया 2 1 2 1, तो ये देखो सेट है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज। सेट और पहले ऑर्डर पेयर को फर्क से समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे एक ही जैसा लगाते हैं। सेट में हमको ये ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाते हैं तो ये बनता है सेट। और ऑर्डर पेयर में हम लगाते हैं इस तरीके से, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, ये, तो ये बनता है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर को ऐसे दिखाया जाता है, ये आप ओपन इंटरवल भी ऐसे दिखाते थे, याद रखिएगा ना। तो ओपन इंटरवल भी ऐसे आप दिखाते थे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह का ऑर्डर पेयर होता है। तो ओपन इंटरवल भी ऐसे दिखाते थे। तो ये ऑर्डर पेयर को ऐसे दिखाना है इस ब्रैकेट से, और सेट को इससे। और ये ध्यान देना है कि सेट 1 2 लिया जाए या 2 1 लिया जाए, सेट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, सेट सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। तो याद रखोगे सेट ये दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर पेयर ले लूं 1 2, तो ये कभी भी 2 1 के बराबर नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, समझ लो इसको, ठीक है। ये क्या है, ये सेट है, और ये क्या है, ये आपका ऑर्डर पेयर है। तो सेट और ऑर्डर पेयर को लिखते कैसे हैं, दोनों में फर्क क्या है, ये समझना काफी जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो सेम सेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ सेम सेट, ऑफ सेम सेट्स। जैसे मैंने आपको ऊपर में A क्रॉस B दिखाया, तो आपको यहाँ पे A क्रॉस A भी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है। A क्रॉस A में क्या होगा, फिर से आप इसको ऑर्डर पेयर AB में लिखेंगे, ओके। और अब आप बोलेंगे कि A और B दोनों कहां से होगा, A से ही होगा, क्योंकि एक ही सीट है, ठीक है। A भी A से होगा, B भी A से होगा, तो मिला करके लिख दिए कि AB आपका A से होगा। अब आप यहाँ पे बिल्कुल देखो कि यहाँ पे पहले ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल ये एक सेट है, यानी कलेक्शन है। और किसका कलेक्शन है, तो आप अंदर में देख रहे हो कि ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर का सेट है, यानी ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने ऊपर में आपको बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का
कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ सेम सेट का। मान लो ए मेरे पास में क्या है 1 2 और 3 है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए क्रॉस ए होगा आपका सिंपली, तो हम लोग का दोनों तरफ ए है तो हमको दोनों तरफ क्या करना है 1 2 3 ही लेना है और 1 2 3 का रिलेशन इसी से बनाना है, यानी 1 2 3 से ही बनाना है। ठीक है, तो शुरू कीजिएगा 1 से, तो 1 का तीनों से बनाइएगा तो बनेगा 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा और 1 3 बनेगा। ठीक है, मतलब हम इसका 1 लिए और इन तीनों से बना दिए क्योंकि दोनों आपका सेम सेट है। फिर हम 2 लिए, 2 के साथ बनाएंगे तो फिर वही 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा। ठीक है, फिर आप 3 को स्टार्ट करोगे, 3 से तीनों को लोगे तो क्या बनेगा 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा और 3 3 बनेगा। ठीक है, तो सेम सेट में भी बन सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और डिफरेंट सेट में भी बन सकता है। चीजें बहुत आसान है जो आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है। यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है। ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे मैं आपका यहीं पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ये तीसरी बात आएगी क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको पता करना है कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे एन ए क्रॉस बी। ठीक है, एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया शॉर्ट में, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर पेयर में होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितना ऑर्डर पेयर्स होगा ए क्रॉस बी में, क्योंकि ए क्रॉस बी एक सेट है और इसके सेट में ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, यानी एक तरह का सेट है, इसमें कितना ऑर्डर पेयर होगा, तो ये निकालना काफी आसान है। कैसे, आप इसको कर देना ऐसे कि भाई ए में कितना एलिमेंट है वो देख लो और बी में कितना एलिमेंट है वो देख लो और मोहब्बत से दोनों को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो आपको कोई ऐसे दे दिया कि ए में क्या है, ए में मान लो ए बी सी है। ठीक है, और बी में मान लो मेरे पास में 1 2 3 है ऐसा। ठीक है, और आपको बोलेगा कि बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो कुछ नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो आप देखो इसको ऐसे हल कर लो। ठीक है, ये सिंपल ही हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये फॉर्मूला। अब आप देखिए ए में कितना एलिमेंट है, तो ए में 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे 3, बी में कितना एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है तो 3 3 3 जा 9 आंसर हो गया। यानी ए क्रॉस बी आप लिख करके देख लीजिए, इसमें कितना एलिमेंट आएगा, इसमें 9 एलिमेंट आएगा पक्का, और आप ये करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखो आपने ऊपर में किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज आपने लिया था ए बी सी और 1 2 3, इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें भी आपका 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना 9 होना चाहिए टोटल, देख लीजिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लीजिए ए में कितना एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट है, तो टोटल 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना। तो काफी इजी है, आप इस तरह का एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सेम सेट में देखोगे तो चूंकि एक ही सेट लिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में कितना होगा, तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9। फिर से आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा तो आप डायरेक्टली निकाल लेना, आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, गिनने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लेना ए में कितना एलिमेंट है, फिर देखना बी में कितना एलिमेंट है, आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं बताता हूँ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं a कॉमा बी और इधर मैं लिख दे रहा हूं 1 कॉमा 2। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है, और अगर ये दोनों बराबर होगा तो नो डाउट पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी a का वैल्यू 1 होगा
और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होना, यानी कि बी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो जब भी दो ऑर्डर पेयर बराबर होगा ना, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ हो कि x+1, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा आपको ऐसा दिया हुआ है x+1, ठीक है, और कॉमा y+2, ये मान लो एक ऑर्डर पेयर है, और इधर आपको दे दिया है कि ये बराबर है -3 और 0 का। ठीक है, तो बोलेगा आपको फाइंड x एंड y। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक आता ही है एक क्वेश्चन तो 11th पे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर कब बराबर होता है, जब पहला वाला पहले के बराबर हो। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि x+1 -3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 -1 -4 हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा वाला ऑर्डर पेयर है y+2, ये सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, यानी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा -2, तो आपका फाइनली x क्या आ गया, -4, y आ गया -2, आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दो ऑर्डर पेयर आपका इससे बराबर होता है। अच्छा, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दूं कि अगर हम सेट्स का बात करें, तो सेट्स में क्या, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 इक्वल टू, ठीक है, 2 1, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब दो सेट में ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता, ये हम पहले से बता दे रहे हैं। ऑर्डर पेयर में ये फर्क पड़ता है, जैसा कि हम आपको ऊपर भी बताया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब इतना ही चीज है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। आपको कार्टेशियन जो है प्रोडक्ट बिल्कुल आसान है, इतना ही सा चीज था। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशन 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 बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर में कि दो सेट के बीच में भी हो सकता है और एक ही सेट के बीच में हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या होता है, सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपने कोई रिलेशन लिया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, ये एक मैपिंग है, मैपिंग को ऐसे लिखा जाता है, समझिए। हाँ, ये एक तरह का मैपिंग है जो आपका रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग आर से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को। ठीक है, तो आर फॉर रिलेशन ले लिए। ये जो दो बिंदु है इसको बोलते हैं क्या, फ्रॉम। ठीक है, तो बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, वेन, जब क्या होगा, जब आर आपका क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है जी, मतलब ये ए क्रॉस बी सबसेट क्या होता है, सब आपने पढ़ा हुआ है। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी के बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है, तो वो बड़ा से बड़ा रिलेशन होगा जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, और उसका कोई ना कोई सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे भाषा में ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, कैसे, ए रिलेशन, ऐसे लिखिएगा आप, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपको आसान लगे ना वो आप याद कर लीजिए एकदम मोहब्बत से। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सारा डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, एक हम लोग क्या बोलेंगे, एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए, एक सेट ए लिए एक सेट बी लिए, तो सेट ए से सेट बी में, ठीक है, एक जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चाहो तो ये लिख लो, ये लिख लो, या ये लिख लो, या एक और मैं डेफिनेशन दे देता हूं, एकदम इजी वाला डेफिनेशन। ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ए रिलेशन, ऐसे लिख लीजिएगा, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, या मान लीजिए दो सेट आप लेते हो तो दो का बात करते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो। हालांकि ये वही चीज है जो मैंने अभी ऊपर में लिखा था कि एक रिलेशन को आर से डिनोट कर रहे हैं। आर क्या होता है,
सेट ए से सेट बी में क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से, चूंकि ये होता क्या, ये ऑर्डर पेयर होता है, तो इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या, एक मैं और लिख देता हूं डेफिनेशन, इस तरीके से ले लेते हैं डेफिनेशन हम लोग, क्या, ठीक है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is defined as R equal to order pair AB such that A belongs to capital A और B belongs to capital B। तो देखो अब ये ऑर्डर पेयर में ही डिफाइन हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर में कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किए थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ऐसे ही लिखे थे। ठीक है, ए कॉमा बी यानी ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, जहां पे ए से होगा, बी बी से होगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो आप ऊपर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हो ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या उसका कोई भी एक पार्ट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना सारी बातों को है कि सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, और बहुत सारे बुक में आपको ये नीचे वाला रिलेशन मिल जाएगा, ये वाला लिखा हुआ, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज ऐसे। ठीक है, और बहुत से बुक में आपको ऊपर वाला मिल जाएगा डेफिनेशन, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको 4 तरह का डेफिनेशन लिख दिया है, आप कोई भी एक डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार आपको डिफाइन रिलेशन बिटवीन 2 सेट पूछ देता है। ठीक है, अच्छा, अब ये 2 सेट के बीच हो ये जरूरी नहीं है, ये आपका दोनों एक ही सेट हो सकता है। तो अगर एक ही सेट में डिफाइन करना होगा तब कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, हर तरह से आपको तैयार रहना है। रिलेशन ऑफ सेट ए, मान लीजिए आपको एक ही सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे ए रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल ए is defined as R is equal to A comma B such that A and B both from capital A। ठीक है, मतलब वही चीज है, अगर 2 सेट है तो पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और अगर आपको एक ही सेट दिया हुआ है तो दोनों एलिमेंट पहला दूसरा दोनों उसी से। अब देखो बहुत नया चीज आप नहीं पढ़ रहे हो, आपने ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एग्जैक्टली यही डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 सेट के बीच आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, और या तो आप पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए या उसमें से कोई भी एक पार्ट आप लीजिए। ठीक है, मतलब चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, एक सेट था, तो चाहो तो आप पूरा सेट ले लो या उसका कोई सबसेट ले लो, आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। ठीक है जी, पूरा सेट ले लेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और अगर कोई पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका रिलेशन कहलाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन को यहाँ पे आसानी के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक क्विक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए, आपको दिया हुआ है, ठीक है, वही 1 2 3, और आपको बी दिया हुआ है, मान लेते हैं ABC। ठीक है जी, अब इसमें कौन कौन रिलेशन हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो, आप सबसे पहले लिखो A क्रॉस B, लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 को उठाइए और सबके साथ में रिश्ता बनाइए। तो 1 का रिश्ता A के साथ, 1 का रिश्ता B के साथ, 1 का रिश्ता C के साथ। फिर 2 को उठाइए, 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 2 का C के साथ। ठीक है, फिर 3 को उठाइए, 3 का A के साथ, 3 का B के साथ और 3 का C के साथ। ठीक है जी, हो गया, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मेरे को लिखना है रिलेशन, तो इसमें से कोई भी हम सबसेट उठाएंगे तो रिलेशन बनेगा। जैसे मैं आपको उठा रहा हूं, ठीक है, मैं उठा रहा हूं रिलेशन R1 में उठा रहा हूं, कैसा देखिएगा आप। ठीक है, तो R1 में उठा रहा हूं, मान लो मैंने लिख दिया 1A 1B 2C, ये हो गया। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं R2, ठीक है, 1A 2B 3C। ठीक है, अभी अब देखते जाइए, मैं अभी सब पे बात करूंगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे R3 2A 2B
3b 3c। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे R4 1a 2d 3c, ठीक है, इस तरीके का। ओके, मतलब मैं कितना भी एलिमेंट ले सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक R5 लिख रहा हूँ, R5 1a 1b 1c 2a 3a 3c, ठीक है। एक मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। 3c मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक R6 लिख देता हूँ, ठीक है। अलग अलग मैं रिलेशन बना रहा हूँ। अब मैं भी बहुत अच्छे से बात करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c, ठीक है। ये एक मैं और बना लेता हूं ताकि समझने में इजी हो जाए। R7 1c 2d 3a 3b 4c, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात कीजिए कि कौन रिलेशन है कौन नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि R1 में जो भी आपने एलिमेंट लिया है 1a 1b 1c 2c, तो क्या 1a इसमें मौजूद है? तो बिल्कुल है, 1a आपको मैच कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे 1b, क्या ये ऑर्डर पेयर मौजूद है? तो a क्रॉस b में ये भी मौजूद है। इसी तरीके से 2c, तो 2c भी आप देखोगे कि 2c यहाँ पे मौजूद है। तो यानी आपने इसमें से 3 ऑर्डर पेयर ये और ये निकाल के बाहर कर दिया, तो नो डाउट ये क्या है, ये आपका एक रिलेशन है। यस, इट इज अ रिलेशन, इज ए रिलेशन। ये आपका क्या है? ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, R2 में देखोगे तो इसमें आप देखो 1a को आपने लिया है, 2b को और 3c को। तो 1a यहां से लिया है आपने, 2b लिया है और आपने 3c लिया है। तो नो डाउट फिर से आपने जो एलिमेंट निकाला है वो a क्रॉस b से निकाला है। तो ये भी क्या है? ये भी सबसेट है a क्रॉस b का, ठीक है। ऊपर वाला भी सबसेट था a क्रॉस b का, तो ये भी आपका क्या है? रिलेशन है। ऊपर वाला भी आपका रिलेशन था, ठीक है। देखो क्या ये सबसेट है? सबसेट का मतलब होता क्या है कि उसी सेट से निकालना। तो देखो 2a 2b, यहाँ पे 2a मौजूद है, 2b मौजूद है, 3b 3c, 3b भी मौजूद है, 3c। ये भी आपने a क्रॉस b से ही निकाला है, तो ये a क्रॉस b का सबसेट है, तो ये भी आपका रिलेशन है, ठीक है। R4 को देखिए, R4 में देखो ये 2d बीच में नजर आ रहा है। 2d क्या इसमें कहीं भी है? कहीं भी 2d नहीं है। इसका मतलब है कि ये a क्रॉस b से नहीं निकाला गया, सो इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इसलिए ये क्या है? ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। नो, इट इज नॉट ए रिलेशन। ये a और b के बीच में रिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रिलेशन नहीं है। R5 को देखो, 1a 1b 1c, इसको लिया गया है। 2a 3a 3c, 2a 3a 3c, सारा एलिमेंट वहां से लिया गया है। तो अगेन ये भी क्या है? सबसेट है a क्रॉस b का, और सो ये रिलेशन है। इसी तरीके से आप देखोगे ये इसमें तो पूरा ले लिया गया है, ठीक है। पूरा, ये पूरा मतलब हू बहू आपका क्या है? a क्रॉस b को ले लिया गया है। तो आपको पता है कि a क्रॉस b भी क्या है? a क्रॉस जो भी रिलेशन होता है, जिसे आपने सबसेट बोला ना, तो वो a क्रॉस b भी हो सकता है, क्योंकि a क्रॉस b खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिलेशन है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा रिलेशन है, आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब ये मेरा सबसे बड़ा रिलेशन है, इससे बड़ा रिलेशन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारा एलिमेंट इसमें ले लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट कह सकते हो आप, क्या कि ग्रेटेस्ट आपका रिलेशन है। और इस तरह का रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। मतलब आपने a क्रॉस b को पूरा उठा लिया, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है जी। जैसे आपका यूनिवर्सल सेट होता है, तो ये आपका सबसे बड़ा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये भी रिलेशन है। अच्छा, इसमें देखोगे तो इसमें अगेन आप देखो 2d और 4c, तो 4 तो कहीं है ही नहीं, पहला एलिमेंट a के पास में 4 तो नहीं है, और d भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अगेन आपका क्या है? a क्रॉस b का सबसेट नहीं है, इसलिए ये रिलेशन नहीं कहलाएगा, नॉट ए रिलेशन। तो यहाँ पे R4 और R7 ये रिलेशन नहीं था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये एक्चुअली एक तरह का मैपिंग है। क्या है? एक तरह का मैपिंग है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैं एक मैपिंग ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको बहुत ही अच्छे से। ये मैंने ले लिया, इधर मेरा आ गया a, ये मैंने a ले लिया, और इधर मैंने ले लिया है b, ये मैंने ले लिया b। जैसे आप आगे पढ़ोगे अभी रिलेशन को और फंक्शन को मैपिंग के थ्रू,
तो ये एक तरह का मैपिंग है। मैपिंग क्या होता है? रिश्ता बनाना, मैप करना। तो इधर मैंने सेट ए को लिखा, इधर मैंने सेट बी को लिखा। ए के पास में कैसा एलिमेंट था? आपने देखा था 1 था, 2 था और 3 था, ठीक है। बी के पास में कैसा एलिमेंट था? ए था, बी था और सी था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 ए से और बी से ए बी सी। तो अब देखो यहाँ पे आपने जो ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 का रिश्ता ए के साथ, 1 का रिश्ता ए के साथ, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 का रिश्ता बी के साथ, तो 1 का रिश्ता बी के साथ ऐसा, ठीक है। फिर इसका मतलब है 1 का रिश्ता सी के साथ, तो 1 का रिश्ता सी के साथ ऐसा, ठीक है जी। फिर आप देखोगे 2 का रिश्ता ए के साथ, 2 का रिश्ता ए के साथ। फिर आप देखोगे 2 का रिश्ता बी के साथ, 2 का रिश्ता बी के साथ। फिर आप देखोगे 2 का रिश्ता सी के साथ, 2 का रिश्ता सी के साथ। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बना हुआ था ना, उसको हम मैपिंग से दिखला रहे हैं। फिर आप देखोगे 3 का रिश्ता ए के साथ, 3 का रिश्ता ए के साथ, ठीक है, ऐसा। 3 का रिश्ता बी के साथ ऐसा, और 3 का रिश्ता सी के साथ। तो ये ऐसे मैपिंग है। तो ये यूनिवर्सल मैपिंग है कि हर एलिमेंट का रिश्ता हर एलिमेंट से है। ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे आपने ये पूरा ए क्रॉस बी को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है? ये मैपिंग दिखला रहा है ए क्रॉस बी का। और इस तरह का कोई भी मैपिंग एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये छोटा सा कैसे दिखाएंगे हम? तो इसको भी हम दिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो मैं इसका दिखा रहा, पहले वाला रिलेशन को। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो हम लोग 2 मैपिंग लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे हम बी ले लिए, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए में कैसा एलिमेंट है? तो ए में आपका था 1 2 3 और बी में था आपका ए बी सी। तो अगर आप इस मैपिंग को दिखाओगे तो 1 का ए के साथ, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का बी के साथ, ठीक है, और 2 का सी के साथ। तो ये हो गया 2 का सी के साथ। तो इसी मैपिंग में से हम एक छोटा सा मैपिंग लिए, तो ये क्या बना? ये बना रिलेशन R1 बना, ठीक है। तो हम ना मैपिंग से भी दिखा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं? मैपिंग से भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। तो पूरे यहाँ पे जितने भी तरह के रिलेशन है उसको आप इस तरह का एक मैपिंग से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैपिंग वाला जब बात आएगा तो समझ जाइएगा कि हम लोग रिलेशन को ही मैपिंग से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग अभी चैप्टर करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। सारी बातें खुल के समझ में आ जाएंगी। बस मैं जो भी फैक्ट्स है वो मैं आपको लाके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे याद रखोगे कि रिलेशन में जब आप रिलेशन पढ़ते हो तो रिलेशन में फिर जो है 2 इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, ठीक है। रिलेशन में क्या क्या? एक आ जाता है आपका डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन यानी डोमेन ऑफ आर, ठीक है। और एक आपका आ जाता है कोडोमेन, को डोमेन ऑफ आर, ठीक है जी। डोमेन आएगा, कोडोमेन आएगा और एक आपका रेंज भी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग चैप्टर पे बात करेंगे तो हम लोग रेंज पे भी बात कर लेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपका रेंज भी आएगा। क्या आएगा? रेंज ऑफ आर। चलो इसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बीच में कर देता हूँ। डोमेन ऑफ आर आएगा, फिर आपका क्या आएगा? को डोमेन ऑफ आर आएगा, ठीक है। को डोमेन कैसे लिखिएगा? तो अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। को डोमेन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ आर। और आपका इसमें एक आएगा रेंज ऑफ आर। तो इसका हम लोग को बहुत यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको आगे पढ़ना है फंक्शन। तो स्पेशल रिलेशन ही फंक्शन होगा। रिलेशन में कुछ स्पेशल कंडीशन होगा तो वो फंक्शन होगा, और फिर वहां पे जाकर के ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो याद रखो, आपने क्या समझा? देखा, आपने देखा कि कोई भी जो रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो 2 सेट के बीच में होता है, एक सेट इधर और एक सेट इधर, ठीक है। ये होता है, ओके। और ये होता क्या है? ये आपका होता है रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस ए का। मतलब अगर हम दोनों तरफ एक ही लिए हैं तो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आप अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। बुक में अक्सर दोनों तरफ एक लेता है, लेकिन आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इधर ए इधर बी। तो याद रखिएगा, इधर जो भी ए है, इधर जो भी पूरा सेट ए है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। और इधर जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। याद रखना, काफी इजी, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे क्या? डोमेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोडोमेन। मतलब पहला सेट आपका डोमेन कहलाएगा और दूसरा सेट आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा,
ठीक है। ओके, जैसे मैं अगर मैपिंग से बात करूं, थोड़ा अच्छे से बात करता हूं। मान लो मैं यहाँ पे एक मैपिंग ले लेता हूं इस तरह से, ये मैंने ले लिया, ठीक है जी, ऐसे। ओके, और मैं पहले रिलेशन डिफाइन कर देता हूं। मान लो मेरे पास में सेट ए दिया हुआ है, ए मेरे को दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, और मेरे को बी दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है जी। तो ए क्रॉस क्या बने, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ये आप अब समझ जाओगे, ठीक है ना, कैसे बनता है। मैं यहाँ पे रिलेशन ले लेता हूँ, लेट क्या आपको रिलेशन दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, तो 1 का दिया हुआ है ए के साथ, 1 का बी के साथ, और 3 का सी के साथ। तो नो डाउट ये एक रिलेशन है, जो कि 1A 1B और 3C ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। तो इसको अगर मैं मैपिंग में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, तो पहले इधर आप ए लिखोगे, इधर आप बी लिखोगे, ठीक है। ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 और 3, और बी के पास में एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है, क्लियर। अब मैपिंग क्या बोलता है, मैपिंग बोलता है कि 1 का रिश्ता ए के साथ है, 1 का रिश्ता बी के साथ है, और 3 का रिश्ता सी के साथ है। यानी क्या, देख लेते हैं, 1 का रिश्ता ए के साथ है, ठीक है, 1 का रिश्ता ही बी के साथ है, और 3 का रिश्ता सी के साथ है, ऐसा, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आप देखोगे कि इसमें डोमेन क्या है, अगर हम देखें तो इसमें इस मैपिंग में डोमेन क्या है, ठीक है। तो इस मैपिंग में देखिए डोमेन क्या है, डोमेन सिंपली क्या है, आपका सेट ए, पहला सेट, जैसे मैंने आपको बताया था पहला सेट क्या होगा, डोमेन होगा। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है जी। को डोमेन क्या होगा, को डोमेन यहां पे हो जाएगा आपका दूसरा सेट बी, इसमें कितना एलिमेंट है, ए बी और सी, तो ये को डोमेन हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम रेंज की बात करें, ध्यान दीजिएगा ना, तो रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होगा आर का, वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, इधर का एलिमेंट होता है। याद रखिए को डोमेन का ही, को डोमेन का सबसेट होता है रेंज, मतलब इधर से ही रेंज लेंगे जिस तक मैपिंग पहुंचा है, जैसे ए बी सी तीनों तक पहुंचा है, तो इसमें ए बी सी तीनों आपका रेंज हो जाएगा। थोड़ा और अच्छे से समझ जाइए। ऐसे मान लीजिए ना आपको कोई मैपिंग ऐसा मिला, ठीक है, मैं मैपिंग आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक मैपिंग आपको मिला 1 2 3 4 इधर है, इधर मान लो मेरे पास में ए बी सी डी ऐसा है, ठीक है, और मैपिंग ऐसा है, मान लीजिए 1 ए के साथ है, 2 भी ए के साथ है, ठीक है, 3 बी के साथ है, और 4 मेरा सी के साथ है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये मैपिंग है दो सेट ए और बी में, ऐसा मैपिंग आपको मान लो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा आपका पहला सेट, पहला सेट मतलब ए, ठीक है। ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। को डोमेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे को डोमेन हो जाएगा आपका दूसरा सेट यानी बी, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे रेंज अब आपको दिख रहा होगा कि जिसमें मैपिंग गया है, जैसे ए में गया है, ए के साथ रिश्ता बना है 1 और 2 का, ठीक है, बी के साथ भी रिश्ता बना है, सी के साथ भी रिश्ता बना है, डी के साथ किसी का रिश्ता नहीं है। तो जिसके साथ किसी का रिश्ता नहीं होगा वो हम रेंज में नहीं लेंगे, हम रेंज में लेंगे जिसका साथ रिश्ता बना है, तो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी आ गया आपका रेंज में। तो ध्यान दीजिएगा कि बी का ही एक पार्ट होगा, जब भी रेंज होगा क्या होगा, रेंज हमेशा एक सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, ठीक है। इसका डोमेन से रिश्ता नहीं होता है, इसका रिश्ता किससे होता है, कोडोमेन से। तो अभी देखो बुक से जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बातों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बना के डिस्कस करेंगे। अभी समझना जरूरी है, तो ये समझ जाइए कि पहला सेट आपका डोमेन होता है, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन, और उसी में से जो रिश्ता में हिस्सा बना लेता है, जो रिलेशनशिप बनाता है कोडोमेन का पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन करना बाकी रह गया है, और क्वेश्चन करेंगे बहुत बिंदास तरीके से करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा वहां से आपको। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद रखना है, जिंदगी भर नहीं भूलना। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया, भूलने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, और मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप इसको समझ चुके हैं। तो चलो अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, बिंदास बनाएंगे, मोहब्बत से बनाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का सारा चैप्टर कवर कर रहा हूँ 1 by 1, 11th की भी 12th की भी। तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं करना, सारी चीजों को देख लेना है। एक बार एनसीईआरटी मजबूत हो गया ना, आपका 11th बोर्ड 12th बोर्ड के साथ साथ कोई भी कंपटीशन हो आपके लिए यूं पानी की तरह क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, सो आप इस पे काफी ध्यान दो।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों साथ में, ठीक है। एक अच्छा बैच बनेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। और ये कहूंगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि मुझको पता चले कि हाँ आपको अच्छा लगा तो ठीक है, समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो थैंक्स सर, ठीक है, कि मुझको समझ में आ गया, या आप चाहे तो जिस भी लैंग्वेज में लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है और आप जो है इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।